सो hey guys and welcome back to this week and you're watching my YouTube channel। तो भाई चालू करते हैं, वापस से आते हैं अपनी सीरीज पे। तो सीरीज बन रही है कौन सी? बैंकिंग एंड इंश्योरेंस की। चाहे वो आप बीकॉम प्रोग्राम में हो, चाहे आप ऑनर्स में हो, आपके लिए वीडियो एप्लीकेबल है। बस आपका सेमेस्टर जो है वो कौन सा होना चाहिए? छठा। ठीक है, आज करेंगे 15वां चैप्टर जिसका नाम है जनरल इंश्योरेंस, नॉन लाइफ इंश्योरेंस। सिंपल है, जनरल इंश्योरेंस के बारे में सीखेंगे। हमने पहला सीखा था लाइफ, दो तरह के इंश्योरेंस होते हैं, एक लाइफ इंश्योरेंस और दूसरा क्या होता है? जनरल इंश्योरेंस, है ना। लाइफ इंश्योरेंस पढ़ चुके हैं हम ऑलरेडी। अब चालू करेंगे जनरल इंश्योरेंस के बारे में, यानी कि बाकी जितने भी और इंश्योरेंस होते हैं वो इसमें पढ़ेंगे। यानी आज हम सीखेंगे कि क्या बोलते हैं, लॉस बाय फायर क्या होता है, लॉस बाय मरीन क्या होता है, ठीक है। या फिर अगर आपको लॉस हो रहा है किससे, मोटर व्हीकल से, तब इंश्योरेंस कैसे करवाते हैं। या फिर आपको हेल्थ का इंश्योरेंस करवाना है तो वो हेल्थ का इंश्योरेंस कैसे करवा सकते हो। मतलब जितने भी इंश्योरेंस होते हैं, मिसलेनियस जो भी इंश्योरेंस बच गए, वो सारे इंश्योरेंस आज की वीडियो में खत्म करेंगे। ठीक है भाई, हाँ जी। तो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले सर, अगर किसी को नोट्स परचेज करना है तो आप आराम से इस नंबर पर कांटेक्ट करके नोट्स परचेज कर सकते हो। बस कोशिश करना कि आप कॉल ना करो कि कभी हम बिजी मिलेंगे, कभी आप बिजी मिलोगे, तो बात नहीं हो पाएगी। आप व्हाट्सअप करो, हम जल्दी से जल्दी रिप्लाई देने की कोशिश करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरे भाई से कॉन्टेक्ट करना, देवेश से, हाँ जी, आपको नोट्स मिल जाएंगे। जो भी मिनिमम अमाउंट होगा आप पेमेंट करके नोट्स परचेज कर सकते हो। सिंपल ना, ठीक है। हाँ, टेंशन मतलब, मेरे को पता है मेरी राइटिंग बहुत गंदी है, तो मैंने अपनी राइटिंग में नहीं बनाई नोट्स, ठीक है। और मैंने कंप्यूटर टाइपिंग में बना रखे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो कोई चीज पढ़ने में, ठीक है। और जो बच्चे कहते हैं भाई कि आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है, बुरा मत मानो, तो सर सच बता रहा हूं, दिल से थैंक यू। मगर क्या करें, थोड़ी सी कईयों को लगती है थोड़ी सी गंदी राइटिंग, तो मैं पहले ही कह देता हूँ कि मेरी राइटिंग गंदी है, ठीक है। हाँ, वो लड़कियां होती नहीं है जिनकी थोड़ी सी अच्छी अच्छी राइटिंग होती है, मतलब सुंदर सुंदर सी, उनके हिसाब से तो मेरी कुछ नहीं है भाई। शुक्र है फिलहाल। तो शुरू करते हैं भाई, आते हैं अपने टॉपिक पे। तो आज हमें सीखना है भाई, थोड़ी तबीयत सी वैसे ढीली हो रही है, तो फिर मन नहीं कर रहा वीडियो बनाने का, मगर फिर भी आपके एग्जाम आ रहे हैं तो बनानी पड़ रही है। तो ज्यादा एनर्जी नहीं दिखा पाऊंगा, तो उसके लिए मैं ऑफिस आऊंगा, तो नॉर्मल वे में पढ़ाऊंगा, तो नॉर्मल वे में पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो शुरू करते हैं, समझो ध्यान से। बात आती है जनरल इंश्योरेंस क्या होता है। तो जनरल इंश्योरेंस क्या होता है? इंश्योरेंस अदर देन लाइफ इंश्योरेंस। जो लाइफ इंश्योरेंस है उसको छोड़ के जितने भी इंश्योरेंस है वो क्या कहलाएंगे? जनरल इंश्योरेंस। जैसे अगर आपने अपनी जीवन का बीमा करवा रखा है, लाइफ का इंश्योरेंस करवा रखा है, तो वो तो लाइफ इंश्योरेंस बन गया। उसके अलावा अगर आप किसी भी चीज का इंश्योरेंस करवाते हो, जैसे अपने गर्दन का, अपने गले का, अपनी हेल्थ का, अपने गाड़ी का, अपने बंगले का, अपने घर का, किसी भी चीज का इंश्योरेंस करवाते हो तो वो बन जाता है जनरल इंश्योरेंस। लाइफ के अलावा कोई भी इंश्योरेंस करवाया तो क्या बन गया? वो जनरल इंश्योरेंस। सिंपल है, हाँ जी। तो इसमें बता तो दिया मैंने, मरीन आता है, फायर इंश्योरेंस आता है, मोटर व्हीकल इंश्योरेंस आता है, हेल्थ इंश्योरेंस आता है, और भी बहुत सारे मिसलेनियस इंश्योरेंस आते हैं, ठीक है। तो चालू करते हैं टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। तो पहला टाइप क्या है? पहला टाइप है मतलब कि फायर इंश्योरेंस। अच्छा, कईयों की ना जो बुक है उसमें एक चैप्टर अलग दे रखा है और एक चैप्टर अलग दे रखा है, यानी कि 15वां चैप्टर जो है वो दो पार्ट में डिवाइड है, एक 15A और 15B। कईयों में 15 और 16 लिखा होगा, तो समझ जाना भाई, इसी चैप्टर को उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक में इन्होंने समझा दिया फायर इंश्योरेंस और मरीन इंश्योरेंस, और बाकी जो दूसरे में है उन्होंने मोटर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, मिसलेनियस इंश्योरेंस वो सिखा दिए। मैं एक ही वीडियो के अंदर दोनों चैप्टर कवर करूंगा, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं, समझो। पहला आता है फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस क्या होता है? अगर किसी को भी चोट लगती है या फिर कोई दिक्कत होती है, किसकी वजह से? फायर की वजह से, आग लगने की वजह से, तो उस टाइम पे वो क्लेम कर सकता है। ऐसा इंश्योरेंस क्या कहलाता है? फायर इंश्योरेंस। सिंपल सा भाई, ठीक है। शुरू करते हैं। स्कोप, भैया फायर इंश्योरेंस कब कब करवा सकते हैं? तो अगर आपको खतरा लग रहा है कि आप धुआं उठा सकते हो, आप आग लगा सकते हो, मतलब ऐसा नहीं कि कोई स्टेज पे गया तो आग लगा दी, मतलब एक्चुअल में अगर आपको लगता है कि आग से खतरा है आपको या फिर आपके घर को, तब आप उस टाइम पे फायर इंश्योरेंस करवा सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपको बिजली से खतरा है, अगर आप जानते हो कि आपको बिजली से खतरा है, इलेक्ट्रिसिटी से, लाइटनिंग से, जो ऊपर से गिरती है आसमान से या फिर कहीं से भी, किसी भी तरीके से, लाइटनिंग से अगर आपको खतरा लगता है तो आप फायर इंश्योरेंस करवा सकते हो। अगर आपको खतरा लगता है एक्सप्लोजन से, एक्सप्लोजन मतलब कोई बम गिर गया आपके देश के ऊपर, तो फिर आपको अगर उस बम से खतरा लगता है तो आप फायर इंश्योरेंस करवा सकते हो। सिंपल है ना। अब चाहे छोटे मोटे एक्सप्लोजन भी इसी के अंदर आते हैं, जैसे दिवाली के पटाखे में बम फटने की वजह से आपको खतरा हो गया, समझ में? कुकर में ब्लास्ट होने की वजह से आपका क्या बोलते हैं, एक्सप्लोजन हो गया, तो ऐसे एक्सप्लोजन से भी आप क्या कर सकते हो? फायर इंश्योरेंस करवा सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको लगता है खतरा किससे? स्टॉर्म से या फिर क्लोन से या फिर टोर्नेडो, टोर्नेडो पता है ना, बवंडर जो आता है, हाँ जी वही। तो उन सबसे अगर आपको खतरा लगता है तो फिर आप क्या करवा सकते हो? फायर इंश्योरेंस करवा सकते हो। साइक्लोन बोलते हैं इसे, क्लोन बोल दिया था शायद मैंने, ठीक है। बोरा ये मत बोलना, इंग्लिश नहीं आती, हाँ। उसके बाद बुश फायर से अगर आपको खतरा लगता है, मतलब बुश फायर मतलब क्या होता है? जंगल में आग लगने से अगर आपको लगता है मेरे को खतरा हो सकता है, नुकसान हो सकता है, तो फायर इंश्योरेंस करवा सकते हो।
समझ में? आपको मतलब मैं कह तो रहा हूं आपको, मगर आपको नहीं, आपके मतलब जो प्रोडक्ट है उनको, जैसे जंगल में आग लगने की वजह से जो आपकी फसल है वो खराब हो सकती है, तो फिर आप फायर इंश्योरेंस करवा सकते हो अपनी फसल का। समझ में? आपके घर में आग लग सकती है, जंगल में आग लगने की वजह से, तो आप अपने घर का इंश्योरेंस करवा सकते हो। समझ में? अगर आप अपना इंश्योरेंस करवा रहे हो वो तो लाइफ इंश्योरेंस है, वो मेरे जबान से निकल जा रही है, याद यही है कि आप इंश्योरेंस करवा रहे हो तो मतलब आपका इंश्योरेंस नहीं है, बाकी चीजों का इंश्योरेंस है। समझे? हाँ जी, लाइफ इंश्योरेंस होता अगर आप अपना इंश्योरेंस करवा रहे होते तो। शुरू करते हैं, आगे चलते हैं। एयरक्राफ्ट डैमेज, अगर आप प्लेन वेलेन उड़ाते हो, पायलट वायलट हो, तो अगर आपको लगता है कि मेरे को खतरा है मेरे एयरक्राफ्ट से, मतलब कि एयरक्राफ्ट को मेरे खतरा है, तो आप उसका इंश्योरेंस करवा सकते हो। उसके बाद ओवरफ्लो वाटर टैंक पाइप, जैसे कई बार होता है ना कि घर में पानी वानी जो होता है वो ओवरफ्लो हो जाता है, मोटर चलती रह जाती है, पानी बहता जाता है, जिससे बिजली के सर्किट में आग लग जाती है, तो फिर अगर इन तरह का खतरा आपको लगता है अपने घर में, तो आप इंश्योरेंस करवा सकते हो, फायर इंश्योरेंस। सिंपल था भाई, शुरू करते हैं, समझो ध्यान से। अगला आता है फायर पॉलिसी। तो भैया हम किस किस तरह का इंश्योरेंस करवा सकते हैं? ये क्या थे? ये वो तरीके थे जिनकी वजह से आप इंश्योरेंस करवा सकते हो। अगर आपको लगता है इन चीजों से खतरा, डर, तो आप मतलब करवा सकते हो इंश्योरेंस। अब ये है आप कौन कौन से तरीके, मतलब कौन कौन से इंश्योरेंस करवा सकते हो। ये क्या है? आप कौन कौन से इंश्योरेंस करवा सकते हो? सुनिए, पहला वैल्यूड पॉलिसी। वैल्यूड पॉलिसी मतलब इसमें जो आपने इंश्योरेंस करवा लिया, अगर वैल्यूड पॉलिसी वाला, तो यहाँ पे अगर मान लो आपको लॉस होता है, कोई घर वर आपका जल जाता है, तो आपको कितना कंपनसेशन मिलेगा? आपको उतना कंपनसेशन मिलेगा जितना आपका लॉस हुआ है। समझ में? यानी जितना आपका एक्चुअल लॉस है उसके हिसाब से आपको कंपनसेशन अगर दिया जा रहा है, तो आपने कौन सी पॉलिसी ले रखी है? वैल्यूड पॉलिसी। सिंपल है। दूसरी पॉलिसी आती है स्पेसिफिक पॉलिसी। स्पेसिफिक पॉलिसी क्या कहती है? ये कहती है फिक्स्ड अमाउंट। आपको एक फिक्स्ड अमाउंट डिसाइड कर दिया जाएगा कि अगर आपको लॉस होता है किसी भी तरीके का, तो आपको इतना अमाउंट मिलेगा, तो इसे बोलते हैं स्पेसिफिक पॉलिसी। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे आपका घर था 20 लाख का, आपने 1 लाख का इंश्योरेंस करवा लिया, ठीक है, और घर में लग गई आग, आपका लॉस हुआ 50,000 का, तो आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे। समझे? क्योंकि आपने इंश्योरेंस कितने का करवाया था? 1 लाख का। स्पेसिफिक पॉलिसी थी ना भाई, तो 1 लाख का ही आपको अमाउंट मिलेगा। दूसरा, अगर आपको मतलब लॉस हुआ 80,000 का और आपने क्लेम कर दिया, तो आपको कितने रुपए मिलेंगे? 80,000 नहीं, आपको मिलेंगे 1 लाख, क्योंकि आपने पॉलिसी 1 लाख की ली थी। समझ में आया? अगर आपका लॉस हुआ 5 लाख का, तो क्या आपके 5 लाख रुपए मिलेंगे? नहीं, तो 5 लाख रुपए नहीं मिलेंगे, आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे, क्योंकि आपने इंश्योरेंस पॉलिसी कितने की ली थी? 1 लाख की मिली थी। समझ में आया? है ना? तो इसको बोलते हैं स्पेसिफिक पॉलिसी, मतलब स्पेसिफिक पॉलिसी फायर इंश्योरेंस जो मिलती है। एक और होता है स्पेसिफिक पॉलिसी, एक तरीके और होती है, जैसे आपको 20 लाख का लॉस हुआ है, तो यहाँ पे आपने 1 लाख का इंश्योरेंस करवाया, लेकिन आपको लॉस जो हुआ है वो खाली 50,000 का हुआ है। आपका घर 20 लाख का था, इंश्योरेंस आपने 1 लाख का करवाया, लेकिन आपको लॉस कितने का हुआ? 50,000 का। तो यहाँ पे आपको क्लेम जो मिलता है वो आपके लॉस के हिसाब से मिलता है। 50,000 का लॉस हुआ तो 50,000 का क्लेम, 60,000 का लॉस हुआ तो 60,000 का क्लेम, और 1,20,000 का लॉस हुआ तो 1,20,000 का क्लेम मिलेगा? नहीं, तब तो 1 लाख का मिलेगा। जो भी मिनिमम अमाउंट होगा वो आपको पे किया जाता है। सिंपल। आगे चलते हैं, अगला आता है एवरेज पॉलिसी। एवरेज पॉलिसी क्या होती है? आपका एवरेज लॉस देखा जाएगा, एवरेज लॉस के हिसाब से आपको एवरेज पॉलिसी दिया जाएगा। सिंपल है। अब ये एवरेज लॉस क्या होता है भैया? एवरेज पॉलिसी कैसे कैलकुलेट करते हैं? सुनिए, आपका घर था 20 लाख का। कितने लाख का? 20 लाख का। आपने पॉलिसी ली 10 लाख वाली कि अगर 10 लाख तक का लॉस होता है तो मैं कवर करूंगा। आपको लॉस हो गया कितने का? पूरे 10 लाख का। कितने का लॉस हो गया? घर में आग लग गई और आपको लॉस हो गया 10 लाख का। सुनिए, 20 लाख का आपका घर था, 10 लाख का आपका आग की वजह से लॉस हो गया। आपने क्लेम की पॉलिसी कितने वाली ली थी? 10 लाख वाली। तो आप सोच रहे हो मेरे 10 लाख का लॉस हुआ तो मैं पॉलिसी से 10 लाख रुपए ले लेता हूं क्योंकि मेरी पॉलिसी 10 लाख की थी। नहीं जी, ऐसा नहीं होगा। 20 लाख के घर के लिए आपने 10 लाख की पॉलिसी करवाई। सिंपल है। तो इसी वजह से आपको नुकसान हुआ 10 लाख का, तो आपको उसी रेशो के हिसाब से, यानी कि यहाँ पे रेशो कितना है? 2:1 का, तो उसी रेशो के हिसाब से 2:1 के हिसाब से आपको 5 लाख का जो है वो क्या मिल जाएगा? क्लेम मिलेगा। बेशक से आपने पॉलिसी 10 लाख की करवाई है, मगर आपको क्लेम कितने का मिलेगा? 5 लाख का, क्योंकि आपके घर के रेशो के हिसाब से उतना ही बन रहा था वो। मैं इसे बोलते हैं एवरेज पॉलिसी। आगे चलते हैं, फ्लोटिंग पॉलिसी। फ्लोटिंग पॉलिसी क्या होती है? अगर आप कभी भी इंश्योरेंस करवा रहे हो और आपको खतरा लग रहा है कि मेरा घर में आग नहीं लगेगी, मेरे आग लग सकती है या जो मैं ट्रांसपोर्टेशन करता हूं ना उसमें, यानी मैं गाड़ी से एक सामान से दूसरी गाड़ी से एक सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाता हूं, जैसे मेरी ट्रेन है और मैं ट्रेन से पेट्रोल लेके जाता हूं, मेरे को उस टाइम पे इंश्योरेंस करवाना है कि पेट्रोल में अगर आग लगने से मेरे को खतरा ना हो, मतलब मेरी गाड़ी को खतरा ना हो। तो ऐसे टाइम पे जब आप ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे इंश्योरेंस करवाना चाहते हो तो इस इंश्योरेंस को बोलते हैं फ्लोटिंग पॉलिसी। आसान है। ऐसे फायर इंश्योरेंस करवाने के लिए आपके पास बहुत सारी पॉलिसी आपको प्रोवाइड की जाती है, जब भी जिस तरह की आपको सुटेबल लगती है अपनी पॉलिसी करवाना। ठीक है, शुरू करते हैं। और मान लो अगर कहीं पे भगवान की दया से ना लगे, मगर कहीं पे अगर ऐसा हो जाता है कि कहीं पे आग लग जाती है, आप धुम्म उठा देते हो, समझ में, नाच के नहीं, हाँ जी, पॉलिसी की वजह से अगर कहीं पे आग लग जाती है तो आप कैसे क्लेम कर सकते हो, उसका प्रोसीजर क्या है क्लेम करने का? पैसे सुनिए, पहली चीज, आपको जैसी आग लगी आपको
रिटर्न क्लेम करना पड़ेगा, आपको लिख के देना पड़ेगा, हाँ जी मेरे घर में इतनी तारीख को ये आग लगी है और मेरे को क्लेम चाहिए, और वो भी 15 दिन के अंदर। जब आग लगी उससे 15 दिन के अंदर ही आपको बताना पड़ेगा कि हाँ जी मेरे घर में आग लगी थी और मेरे को क्लेम चाहिए। समझ में आया? ठीक है। और फिर उसके बाद आपको वैलिड डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। क्या देने पड़ेंगे? वैलिड डॉक्यूमेंट, वैलिड प्रूफ देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? वैलिड प्रूफ। वो भी कितने दिन के अंदर? आपको 6 महीने का टाइम दिया जाएगा। 6 महीने के अंदर आपको वैलिड प्रूफ जो होंगे वो जमा करवाने पड़ेंगे। सिंपल है। अच्छा, जब आप डॉक्यूमेंट जमा करवा दोगे फिर चालू होगी वेरिफिकेशन। किस चीज की वेरिफिकेशन? क्या आप सच बोल रहे हो? नहीं, उस चीज की वेरिफिकेशन कि आपने पॉलिसी कितने रुपए वाली ली थी, क्या आप उस क्लेम को अप्लाई करने के लिए हकदार हो या नहीं हो। ठीक है। और जब ये वेरीफाई हो जाता है तो साइन करवाते हैं डिक्लेरेशन कि जो भी निर्णय लिया जाएगा इंश्योर्ड द्वारा वो सारा मान्य हुआ सबके लिए। ठीक है। हाँ जी, वो डिक्लेरेशन साइन करवाते हैं। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन चालू होती है, यानी देखा जाता है आपको कितना लॉस हुआ है, एक्चुअल में आपका लॉस उतना था या फिर नहीं था। और इन्वेस्टिगेशन अगर अच्छी निकल जाती है, कहते हैं आपने क्लेम जो किया था वो अच्छा था, मतलब सही था, तो उस टाइम पे आपको मिल जाता है सेटलमेंट का अमाउंट। सिंपल था। ये पूरी प्रोसेस थी कि अगर आप फायर इंश्योरेंस करवाते हो तो उस टाइप को उसके बाद आपको क्लेम कैसे मिलेगा। सिंपल था भाई, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो फिर आगे चलते हैं। बात आती है मरीन इंश्योरेंस, मतलब मरीन इंश्योरेंस। पहला फायर इंश्योरेंस हो चुका है, अब हम चलेंगे मरीन इंश्योरेंस पे। ठीक है। मरीन इंश्योरेंस क्या कहता है? इट कवर लॉस बाय डैमेज ऑफ शिप, कार्गो एंड एनी ट्रांसपोर्टेशन और कार्गो बाय विच प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड। यानी कि इसके अंदर जहाजों का, किसी भी कार्गो का, जहां से एक जगह से प्रॉपर्टी दूसरी जगह पे ट्रांसफर करी जा रही है, इन चीजों का अगर आप वो करवाना चाहते हैं इंश्योरेंस, तब इसे बोलते हैं मरीन इंश्योरेंस। आसान है। जैसे जो पानी में चलने वाले जो जहाज होते हैं या फिर हवा में उड़ने वाले जो जहाज होते हैं ना, हवाई जहाज और पानी के जहाज, मतलब कि जिसे शिप बोलते हैं या फिर आप कार्गो बोल सकते हो या फिर आप प्लेन बोल सकते हो, अगर आप इन सब चीजों का इंश्योरेंस करवा रहे हो तो उसको बोलते हैं मरीन इंश्योरेंस। सिंपल था। ये था फायर इंश्योरेंस, ये मरीन इंश्योरेंस। यहाँ पे आग लगने से जो खतरा होता है उससे रिकवर की जाती है, और यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन में जो लॉस होता है उससे रिकवरी की जा सकती है। आसान है। तो आपके लॉस कितने तरह के होंगे? वो ये रहे। पहला आता है हल इंश्योरेंस। हल इंश्योरेंस मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन में अगर कोई भी सामान का नुकसान होता है तो इंश्योरेंस, मतलब जो पार्टी है, कंपनी है, वो इंश्योरेंस के क्लेम के पैसे देगी। समझ में आया? ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे अगर किसी भी तरह का क्या होता है, हमें नुकसान होता है, किसमें? सामान में, गाड़ी में नहीं, सामान में कोई नुकसान होता है तब पैसे मिलेंगे। सेम इसी तरीके का है कार्गो इंश्योरेंस। कार्गो इंश्योरेंस भी बिल्कुल सेम ही है। उसके बाद आता है फ्लाइट इंश्योरेंस। फ्लाइट इंश्योरेंस क्या कहता है? जो फ्लाइट मतलब होता है चार्जेस या फिर टैक्स कह दो। अगर आप एक जगह से दूसरी जगह पे सामान लेके जाते हो और वहां पे जो भी टैक्स काटा जाता है, उस टैक्स के खतरे से बचने के लिए अगर आप इंश्योरेंस करवाते हो तो उसे बोलते हैं फ्लाइट इंश्योरेंस। उसके बाद आता है लायबिलिटी इंश्योरेंस। जो एक जगह से दूसरी जगह कंपनी, मतलब कि जो गाड़ी ट्रांसफर करते हैं या फिर जो सामान ट्रांसफर करते हैं, तो वहां पे बहुत सारी लायबिलिटीज होती हैं, सरदर्द होते हैं। मतलब कि क्या बताऊं कि गवर्नमेंट के कुछ एम्प्लॉयज होते हैं, कुछ डूबने का खतरा होता है, मतलब जितनी भी बाकी की लायबिलिटीज है, अगर आप उसका इंश्योरेंस करवाना चाहते हो तो उसको बोलते हैं लायबिलिटी इंश्योरेंस। सिंपल है। हाँ जी। तो अगर आप मरीन इंश्योरेंस करवाना चाहते हो तो ये कारण आपको चाहिए मरीन इंश्योरेंस करवाने के लिए। ठीक है। अच्छा, आप कौन कौन से मरीन इंश्योरेंस करवा सकते हो? तो पहला इंश्योरेंस, पहला आता है वॉयज पॉलिसी। वॉयज पॉलिसी कैसी होती है? वो कहती है वो खाली ट्रांसपोर्टेशन की जिम्मेदारी लेंगे। जैसे अगर आपका माल दिल्ली से जा रहा है, दिल्ली से कह रहा हूं, अगर आपका माल मुंबई से जा रहा है, कहां पे? केरला, तो आपका माल मुंबई से केरला जा रहा है, यानी कि समुद्र के रास्ते से जा रहा है, तो मुंबई से निकलने के बाद मतलब केरला तक पहुंचने से पहले जो भी ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे अगर कोई दिक्कत होती है तो वो झेलेगी कौन? वॉयज पॉलिसी। आसान था, कोई दिक्कत नहीं। यानी ट्रांसपोर्टेशन में कोई दिक्कत है तो कौन देखेगी? वॉयज पॉलिसी। आगे चलते हैं। अगली आती है टाइम पॉलिसी। टाइम पॉलिसी क्या कहती है कि कुछ टाइम के लिए हमने पॉलिसी करवा रखी है। जैसे हमने 2 दिन के, हमारा ट्रांसपोर्टेशन 4 दिन चलने वाला है, तो हमने 4 दिन के टाइम के हिसाब से कि अगर मेरे को 4 दिन के अंदर कोई लॉस हुआ तो वो सारा कवर कौन करेगी? वो क्या बोलते हैं, पॉलिसी करेगी, टाइम पॉलिसी। समझ में? मरीन इंश्योरेंस की टाइम पॉलिसी हमारा कवर कर देगी अगर 4 दिन के अंदर लॉस होता है। सिंपल है ना। हाँ जी। जहां पे क्या होता है, जैसे ये वाली पॉलिसी कब करवाते हैं? वॉइस पॉलिसी। फॉर एग्जांपल के तौर पे आपको लगता है कि ना रास्ता बहुत लंबा है, रास्ते में ना हम फिक्स नहीं करवा सकते कि 4 दिन लगेगा या 5 दिन लगेगा, हाँ तो हम पॉलिसी करवा सकते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने तक का जितना भी लॉस होगा वो कवर कर जाएगा इसमें। सिंपल है। ठीक। अब ये वाली पॉलिसी कब करवाएंगे? टाइम पॉलिसी। जब हमें पता है हमारा रास्ता तो छोटा है लेकिन हमें पता नहीं है कि कब सामने वाला ऑर्डर देगा, कब हम यहां से निकलेंगे, तो टाइम का कुछ मतलब जैसे कि
जैसे कि हमारा रास्ता कहीं पे क्या होता है, कई बार लंबा होता है, तो रास्ते लंबे के इंश्योरेंस की वजह से खर्चा भी इंश्योरेंस के ज्यादा आएगा। तो कई बार हम सोचते हैं कि हम टाइम का इंश्योरेंस करवा लेते हैं, कि हम इस टाइम से लेके इस टाइम तक का इंश्योरेंस करवा लेते हैं, कि हम किसी भी रास्ते से लेके जाएं, किसी भी रूट से लेके जाएं, अगर इस टाइम के अंदर हमको लॉस होता है तो उस टाइम पे कवर कौन करेगा, टाइम पॉलिसी। आगे चलें, अगली आती है मिक्स्ड पॉलिसी। मिक्स्ड पॉलिसी मतलब अगर आप दोनों तरह की पॉलिसी ले लेते हो, टाइम की वजह से भी और क्या बोलते हैं अगर आपको लॉस हो किसकी वजह से, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से भी, तब आप कवर ले लेते हो उसके लिए, तो उसे बोलते हैं मिक्स्ड पॉलिसी। अगला आता है वैल्यूड पॉलिसी। वैल्यूड पॉलिसी मतलब क्या होता है, मेरी मतलब गाड़ी के अंदर या फिर जो शिप है उसके अंदर जितना भी सामान रखना है रखा हुआ है, उस अगर सामान का आप इंश्योरेंस करवा लेते हो तो उसे बोलते हैं वैल्यूड पॉलिसी। तो जितना सामान का लॉस होगा उतनी आपको अमाउंट मिलेगी इंश्योरेंस की, तो इसलिए बोलते हैं अकॉर्डिंग टू लॉस के हिसाब से आपको अमाउंट दिया जाता है किसमें, वैल्यूड पॉलिसी में। लास्ट ओपन पॉलिसी। ओपन पॉलिसी ज्यादातर कंपनी वाले करवाते हैं जिनका ट्रेड बहुत ज्यादा चलता रहता है, जैसे वो 12 महीने के लिए अपनी जहाज का करवा लेते हैं इंश्योरेंस, 2-2 साल के लिए इंश्योरेंस करवा लेते हैं कि अगर 12 महीने के अंदर 2 साल के अंदर कोई भी दिक्कत हुई किसमें, शिप में, तो फिर वहां से कहां से पैसा मिल जाएगा, उसका कहां से भरपाई हो जाएगी, इंश्योरेंस कंपनी से। सिंपल है, तो इसे बोलते हैं ओपन पॉलिसी, जिसमें हर तरह के जो लॉस है वो कवर किए जाते हैं, मतलब वाइडर एरिया होता है ओपन पॉलिसी का। शुरू करते हैं, बात आती है वारंटी। ओ सॉरी सर, मैंने भूल गया, मैंने पढ़ा दिया मगर दिखाया नहीं था आपको, नीचे वाला पार्ट है ना, तो देख लो थोड़ा सा, देख लो भाई क्या क्या लिखा हुआ इधर, ठीक है, दोबारा दूं, हाँ जी। तो ये था रिटर्न क्लेम पहले आपको फाइल करना पड़ेगा अगर आप इंश्योरेंस लेना चाहते हो 15 दिन का, उसके बाद विद प्रूफ आपको जमा करवाना पड़ेगा, और वो भी प्रूफ कितने महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर जमा करवाना है। उसके बाद वो चेक करेंगे कि आपने पॉलिसी ले रखी थी या फिर नहीं ले रखी थी, आप क्लेम करने के लिए एप्लीकेबल हो या नहीं। उसके बाद साइन डिक्लेरेशन किया जाएगा, मतलब कि साइन आपको करने पड़ेंगे डॉक्यूमेंट्स पे कि हाँ जी मैं पॉलिसी कर रहा हूँ और वो भी इतने का लॉस हुआ है, मेरी तरफ से सारी जो डिटेल है, इन्फॉर्मेशन है वो सही है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन बिठाई जाएगी, इन्वेस्टिगेशन मतलब चेकिंग करी जाएगी आपने जो लॉस बताया था वो उतना ही है या फिर कम है उससे ज्यादा लॉस, और उसके बाद सेटलमेंट कर दिया जाएगा, आपको पेमेंट दे दी जाएगी जो भी आपका लॉस हुआ है उसकी। सिंपल था, यहाँ पे ये टॉपिक खत्म हो गया। तो सॉरी सर मैं भूल गया था बाद में, तो अब समझा दिया, ठीक है। तो शुरू करते हैं, वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, है ना। चलो आपने इतना सीख लिया, चलते हैं अब मरीन इंश्योरेंस पे, मतलब वारंटीज पे। तो वारंटीज कोई पॉलिसी नहीं है, जैसे यहाँ पे था ना हम सीख रहे हैं टाइप्स ऑफ पॉलिसी, हमने पहले सीखी फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, तो ये कोई इंश्योरेंस नहीं है, बस एक टॉपिक था तो मैं समझा दे रहा हूँ। वारंटी क्या होती है, अगर आपको लगता है कि मेरा कोई खतरा होने वाला है या फिर मेरे को कोई लॉस होने वाला है, तो उससे बचने के लिए जो भी आप क्या बोलते हैं पहले से ही क्लेम ले लेते हो कि भाई जो भी होगा जिससे मैंने सामान खरीदा है वही उसका देखिएगा। जैसे कि हमने वारंटी क्या होता है, आपने कोई सामान खरीदा, उस टाइम पे आपने बोला भाई अगर ये काम हो गया तब तो ठीक है, और अगर ये काम नहीं कर पाया तो उसके पैसे तुम्हें को वापस देगा, अपना सामान वापस ले जाएगा या फिर अपनी जो चीज है उसको ठीक करके देगा। सिंपल है, हाँ जी। तो इसी को बोलते हैं वारंटी। वारंटी से मतलब क्या है कि अगर आपका सामान मतलब काम हो चाहे ना हो, अगर कोई लॉस होता है उसके दौरान किसी भी चीज के अंदर, तो वो जो कंपनी है उसे ठीक करके देगी, उसकी भरपाई करके दे देगी। सिंपल है। तो वारंटी क्या होता है, इट मीन्स promissory warranties by which insured undertakes that some particular thing will or will not be done or that some conditions will be fulfilled। मतलब कि वारंटी कहती है कुछ कंडीशंस के हिसाब से, मतलब वारंटी क्या है, एक प्रॉमिसरी नोट है या फिर प्रॉमिसरी वारंटी है कि मैं प्रॉमिस करता हूं आपकी चीज खराब नहीं होगी। तो अगर आप कोई काम करते हो या फिर ना भी करते हो और चीज में कोई दिक्कत हो जाती है तो फिर वहां पे कंपनी वाले आपको वो चीजें ठीक करके देंगे। शुक्र है। और जो वारंटी है वो दो तरह की होती है, एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस्ड वारंटी जहां पे रिटन डॉक्यूमेंट में लिखी जाता है कि भाई मैं इस चीज की वारंटी देता हूं, और अगर कहीं पे कुछ चीज नहीं लिखी गई है तो वो बन जाती है इम्प्लाइड वारंटी। कुछ आगे बताया नहीं गया, बस खाली एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड के बारे में बताया था, तो जितना मैंने बताया था बुक में उतना ही लिखा हुआ है। तो एक्सप्रेस वारंटी क्या होती है, जिसमें रिटन डॉक्यूमेंट में लिखा होता है कि हम आपको ये वारंटी देते हैं इस चीज से, खतरे के नुकसान के बदले में आपको मुआवजा मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, इंप्लॉयड वारंटी, यहाँ पे कुछ लिखा नहीं होता, कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं होता, मगर कहा जाता है कि हाँ जी इंप्लॉयड वारंटी है, नॉर्मल नॉलेज में या फिर नॉर्मल केस में ये चीज करी जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ मरीन लॉसेस। गला खराब हो जाता है यार बोलते बोलते, क्योंकि पता है ना आपको मेरे एग्जाम आ रहे हैं तो मेरे को पढ़ना पड़ता है, और यहाँ पे जो बैच चल रहे हैं उनको पढ़ाना पड़ता है। तो स्कूल खुल चुके हैं दोबारा सीबीएसई बोर्ड आने के बाद, और बच्चे बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे, और बच्चे बढ़ते जा रहे हैं तो फिर भाई बैच बढ़ते जा रहे हैं, बैच बढ़ते जा रहे हैं तो बोलना पड़ता है, चिल्लाना पड़ता है, तो धीरे धीरे आवाज़ का गला मतलब गले की आवाज़ बैठती जा रही धीरे धीरे। शाम तक देखो क्या ठीक होएगी, खराब हो जाएगी। टाइप्स ऑफ मरीन लॉसेस। मरीन में लॉस कितने तरह के होते हैं, जैसे अगर आप इंश्योरेंस लेते हो मरीन का या फिर शिप का, तो फिर लॉस कितने तरह के हो सकते हैं, तो दो तरह के लॉस है, पहला टोटल लॉस, दूसरा पार्शियल लॉस। टोटल लॉस क्या होता है, मान लो आपकी जो शिप थी वो पूरी तरीके से डूब गई है तो उसको बोलते हैं टोटल लॉस।
पार्शियल लॉस क्या होता है, आपका जो सामान था, जो कार्गो था, वो खाली वो खराब हुआ है, या फिर आपका जो शिप का कोई पार्ट है वो खराब हो गया है, सिर्फ वहीं पे ठीक है, आप उसको ठीक करवा सकते हो, तो कोई सी थोड़ी सी मरम्मत की दिक्कत है, तो इस तरह के जो लॉस होते हैं वो कहलाते हैं पार्शियल लॉस। छोटे मोटे लॉस पार्शियल लॉस, और पूरी शिप खराब हो गई तो उसे बोलते हैं टोटल लॉस। सिंपल था। ठीक, आगे चलते हैं। बात आती है मोटर इंश्योरेंस। मोटर इंश्योरेंस जो एक्ट है, मतलब ये आता है सेक्शन 1939 के अंदर, मतलब सेक्शन 1939 के अकॉर्डिंग चलता है मोटर व्हीकल एक्ट। अब मोटर व्हीकल क्या, जो आप 2 पहिया गाड़ी, जो 3 पहिया गाड़ी चलाते हो, उसके हिसाब से जो भी आप इंश्योरेंस ले सकते हो, उसके बारे में पढ़ेंगे मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर। ठीक है, तो मोटर व्हीकल एक्ट क्या कवर करता है, कवर्ड लॉस बाय मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल से जितना भी लॉस होता है उसको, सारे लॉस को कवर करता है मोटर व्हीकल इंश्योरेंस। सिंपल है। अच्छा, पॉलिसीज, तो यहाँ पे आप कितनी पॉलिसी ले सकते हो, मोटर व्हीकल के अंदर आप 3 पॉलिसी ले सकते हो, पहली, दूसरी और तीसरी। पहली क्या आती है, थर्ड पार्टी कवर। थर्ड पार्टी कवर मतलब, थर्ड पार्टी कवर मतलब अगर आपकी गाड़ी से किसी दूसरी पार्टी, मतलब थर्ड पार्टी को, आपकी गाड़ी पहली पार्टी, आप दूसरी पार्टी, सॉरी क्या कर रहा हूं, उल्टा हो गया। अगर आपकी गाड़ी से किसी थर्ड पार्टी को चोट लगती है, आप पहली पार्टी, दूसरी पार्टी कौन है, कंपनी, आप दोनों के अलावा रिलेशन में कौन आ गया, कोई तीसरा बंदा, तो अगर आपकी गाड़ी से किसी थर्ड पार्टी को चोट लगती है तो उसके इलाज का खर्चा कौन उठाएगी, वो कंपनी उठाएगी। समझ में आया? ये इंश्योरेंस कहता है थर्ड पार्टी कवर। शुरू है, आगे चलते हैं। अगला आता है थर्ड पार्टी फायर एंड थेफ्ट कवर। यानी कि यहां पे क्या होगा, सुनिए, अगर आपकी गाड़ी से किसी बंदे को चोट लगती है थर्ड पार्टी को, तो, या फिर आपकी गाड़ी में आग लग जाती है तो, या फिर आपकी गाड़ी में चोरी हो जाती है तो, इस सब से, इन सभी के लॉसों से बचने के लिए जो आप कवर करते हो, जो आप इंश्योरेंस लेते हो, उसको बोलते हैं थर्ड पार्टी कवर, और मतलब कि फायर एंड इंश्योरेंस कवर। सिंपल है, थर्ड पार्टी फायर एंड थेफ्ट कवर। सिंपल है, आगे चलते हैं। तीसरा आता है कंप्रीहेंसिव कवर। कंप्रीहेंसिव क्या होता है, गाड़ी के रिगार्डिंग जितने भी तरह के लॉस हो सकते हैं आपको, जैसे गाड़ी के टुकने पे आपको लॉस हो गया, आपकी फैमिली मेंबर को लॉस हो गया, थर्ड पार्टी को लॉस हो गया, या फिर किसी भी तरह का झगड़ा हो, या फिर कोई भी लायबिलिटी हो, वो सब कवर किया जाता है कंप्रीहेंसिव कवर के अंदर। ये थोड़ा वाइडर एरिया होता है, इसके अंदर गाड़ी से जुड़े सारे के सारे कवर आ जाते हैं, तो ज्यादातर बंदे यही लेना प्रेफर करते हैं बाकी दोनों की जगह। सिंपल भाई। हाँ जी, तो थोड़ी सी बातें पढ़ेंगे कि क्या बोलते हैं मोटर इंश्योरेंस के बारे में, और फिर उसके बाद हम सीखेंगे हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में, और मिसलेनियस इंश्योरेंस, और आपका चैप्टर खत्म। सिंपल है, तो आगे चलेंगे भाई इसके बाद। ठीक है, तो इतने पे क्लिप है। और अभी तक आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक से सब्सक्राइब करके पक्का जाना। ठीक है, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लग रही है, क्योंकि आपके एग्जाम भी चल रहे हैं, हमारे भी एग्जाम आने वाले हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है वीडियो आएगी या नहीं आएगी, मतलब कि कभी 2 दिन में बन रही है, कभी 2 दिन में टाइम मिल रहा है, कभी 1 दिन में टाइम मिल रहा है, तो आपके लिए सॉरी सर। और 5 चीज के क्वेश्चन में बना नहीं पाऊंगा, उसके लिए सॉरी, क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा। टाइम मिलेगा तो ट्राई करने की कोशिश करूंगा, लेकिन टाइम नहीं मिल सकता भाई, कोई प्रॉमिस नहीं कर सकता उसका। ठीक है ना? हाँ जी। और मेरे लिए इंपॉर्टेंट बात, अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करना जल्दी से जल्दी। जो भी मिनिमम अमाउंट होगा, ज्यादा अमाउंट रखते भी नहीं, 100 रुपए के आसपास का अमाउंट होता है, तो आप पेमेंट करके आराम से खरीद सकते हो। तो शुरू करते हैं अगली वीडियो पे। ठीक है भाई, चालू करते हैं। हाँ भाई, शुक्र है, और खत्म भी। चलो फिर तो शुरू करते हैं, वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक है, हाँ जी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू कंसीडर व्हेन बाइंग ए मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी। तो जब आप गाड़ी का इंश्योरेंस लेने जा रहे हो, मोटर व्हीकल इंश्योरेंस लेने जा रहे हो, तो उस टाइम पे क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है आपको, उन चीजों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहली चीज इंश्योर्ड वैल्यू और सम इंश्योर्ड, यानी आपने कितने का इंश्योरेंस लिया है और सम इंश्योर्ड कितने का है आपका, वो ध्यान रखना है। फॉर एग्जांपल के तौर पे आपकी मान लो 10 लाख की गाड़ी है, तो आपने मान लो 1 लाख का लॉस हुआ, मतलब 1 लाख का इंश्योरेंस लिया है, तो अगर आपको गाड़ी वाड़ी का कोई एक्सीडेंट होता है तो आप केवल 1 लाख का ही क्लेम कर पाओगे, समझे? आपकी पूरी गाड़ी इंश्योरेंस नहीं होने वाली। तो आपको थोड़ा ऐसा अमाउंट लेके चलना है कि अगर आपको लॉस हो तो फिर आप झेल सको आराम से उसे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपका 10 लाख का लॉस हुआ है, मतलब 10 लाख की गाड़ी है, तो कम से कम 8 लाख तो लेके चलो। ठीक है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, खाली 1 लाख का इंश्योरेंस ले लेते हैं, खाली डॉक्यूमेंट में दिखाने के लिए, और क्या बोलते हैं जो भी प्रीमियम अमाउंट होता है वो, ताकि थोड़ा सा छोटा अमाउंट बने प्रीमियम का। सिंपल है ना? तो ये चीज मत करना, ताकि आपका इंश्योरेंस बच सके। तो आपका इंश्योर्ड वैल्यू जो है, या फिर जो सम इंश्योर्ड है, वो ध्यान से रखना, वो अंडर के हिसाब से और ओवर के हिसाब से देख के चलना। अच्छा, अंडर और ओवर के हिसाब से आपको इंश्योरेंस कैसे मिलेगा वो सुनिए। आपकी गाड़ी मान लेते हैं 20 लाख रुपए की है, और अगर आपने इंश्योरेंस लिया है 10 लाख रुपए का, कितने का? 10 लाख रुपए का, और आपने इंश्योरेंस लिया है अंडर वाला। फॉर एग्जांपल के तौर पे आपका लॉस हो गया अगर 8 लाख का, तो आपको क्या 10 लाख रुपए मिलेंगे? नहीं, आपको मिलेंगे 8 लाख रुपए। अगर आपने ओवर इंश्योरेंस लिया है, मतलब कि 10 लाख का ही आपका लॉस हुआ है,
मतलब 10 लाख का आपका इंश्योरेंस लिया और इस बार लॉस हो गया 12 लाख का, तो आपको कितना अमाउंट मिलेगा? इस बार आपको मिलेगा 10 लाख का अमाउंट, क्योंकि आपने मैक्सिमम इंश्योरेंस कितने का लिया था? 10 लाख का। वही तो बताया भाई, इंश्योरेंस किसके लिए होता है? प्रॉफिट के लिए नहीं होता, खाली लॉस को रिकवर करने के लिए होता है। तो आपका जब लॉस हुआ 8 लाख का, तो 8 लाख का ही लो ना, 10 लाख क्यों ले रहे हो? 2 लाख का प्रॉफिट कमाना चाहते हो? नहीं, खाली लॉस को कवर करो। ऐसी सेम यहाँ पे 12 लाख का लॉस हुआ, तो आपने इंश्योरेंस कितने के लिए लिया था? 10 लाख का, कि आपने बोला था कि 10 लाख तक का लॉस होगा तो कंपनी झेलेगी उसे, ठीक है? तो कंपनी 10 लाख तक का झेल रही है, बाकी जो लॉस है वो आपको देखना पड़ेगा। इसमें हाँ जी, आगे चलते हैं। ड्यूटी ऑफ डिस्क्लोजर। अब जब क्या बोलते हैं, एक सेकेंड, जब आप इंश्योरेंस लेने जा रहे हो तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप सारी चीजें डिस्क्लोज करोगे कि आपके पास लाइसेंस है या नहीं, आप बताओगे वहां पे, ठीक है? दूसरी चीज, आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, आप बताओगे वहां पे। आपके अलावा कोई गाड़ी और चलाता है या फिर नहीं चलाता, आप बताओगे वहां पे। मतलब ड्यूटी ऑफ डिस्क्लोजर बनता है, आपको सारी चीजें बतानी पड़ेगी। तीसरी चीज, प्राइस। आपको जो प्रीमियम का प्राइस है ना, वो आपकी पॉलिसी के इंश्योर्ड वैल्यू के हिसाब से चलेगा। अगर आपने इंश्योरेंस अमाउंट ज्यादा ले रखा है तो आपका प्रीमियम भी ज्यादा होगा, इंश्योरेंस का अमाउंट कम है तो आपका प्राइस भी क्या होगा? कम होगा। सिंपल है। आगे चलते हैं। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। अगर आप ओनरशिप ट्रांसफर करते हैं, जैसे कुछ बंदे होते हैं अपनी गाड़ी जो होती है वो बेच देते हैं, ठीक है? तो इन्होंने इंश्योरेंस तो ले रखा है, तो अगर आप गाड़ी बेच देते हो तो 15 दिन का टाइम दिया जाता है आपको। 15 दिन के अंदर आपको बताना पड़ेगा इंश्योरेंस कंपनी को और वो ट्रांसफर कराना पड़ेगा दूसरी पार्टी के ऊपर। इसमें आज अगर आप 15 दिन के अंदर ट्रांसफर नहीं करते इंश्योरेंस का अमाउंट, तो फिर वो इंश्योरेंस कैंसिल माना जाता है। अब वो इंश्योरेंस किसी काम का नहीं है। जो नया बंदा है जिसने गाड़ी ली है उसको अपना इंश्योरेंस अलग से करवाना पड़ेगा गाड़ी का। शुक्र है। आगे चलते हैं। मतलब ये टॉपिक है जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे जब आप नया इंश्योरेंस लेने जा रहे हो। तो अगला, व्हाट शुड डू ऑन एन एक्सीडेंट या फिर लॉस। अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है या फिर अगर कोई लॉस हो जाता है तो आप क्या करोगे, उस टाइम पे क्या करना चाहिए? तो पहली चीज, टेक नोट्स ऑफ एक्सीडेंट। जो भी नोट एक्सीडेंट हुआ है उसके नोट्स लिखो। मतलब ऐसे नहीं कॉपी पेन निकाल के नोट्स लिखना चालू करो। नोट्स मतलब ध्यान रखो कि कहां पे एक्सीडेंट हुआ है, किस जगह पे हुआ है, क्या टाइम थी। मतलब अगर आपके पास वीडियो बनाने का सोच है तो आप वीडियो बना लो कि एक्सीडेंट क्या हुआ, किस तरीके से हुआ और क्या किस टाइम पे हुआ। मतलब जो भी आसपास की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो वो आपको कलेक्ट करनी है। सिंपल है। उसके बाद दूसरा स्टेप आता है मेक पुलिस रिपोर्ट। उसके बाद आपको पुलिस को रिपोर्ट करनी है, हाँ जी मैं यहाँ पे फंसा हूँ, यहाँ पे मेरा एक्सीडेंट हो चुका है, ये सब दिक्कत होती है, पुलिस आके हेल्प कर सकती है आपकी। ताकि उसके बाद नोटिफाई योर इंश्योरेंस कंपनी। आपको उसके बाद बताना पड़ेगा इंश्योरेंस कंपनी को कि हाँ जी ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हुआ था और ये दिक्कत हो चुकी है। आपको 15 दिन का टाइम दिया जाता है, 15 दिन के अंदर आपको बताना पड़ेगा इंश्योरेंस कंपनी को, ठीक है? सेटल द वर्कशॉप। तो उसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको? वर्कशॉप सेटल करना पड़ेगा। वर्कशॉप मतलब आपको सेट करना पड़ेगा कि आप कहाँ पे अपनी जो गाड़ी है वो ठीक करवाना चाहोगे या फिर बदलवाना चाहोगे, जो भी क्लेम करना चाहोगे किस जगह पे करवाना चाहोगे, ठीक है? लास्ट में अगर आपका क्लेम फुलफिल हो जाता है तो फिर आपको सेटलमेंट का जो अमाउंट था वो दे दिया जाएगा। अब चालू करते हैं भाई सबसे बड़ा पोर्शन। और मेरे को लगता नहीं कि मेरी आवाज उतनी सही बोल रही है अभी तक, तो मैं गले में दर्द हो जाएगा। इससे बढ़िया आपकी वीडियो कल नहीं बन पाएगी, लास्ट चैप्टर नहीं बन पाएगा, तो इससे बढ़िया थोड़ा सा करवाऊंगा। हेल्थ इंश्योरेंस बहुत बड़ा टॉपिक है, ज्यादातर बच्चों को पहले से ही आता है। हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में सबको पता ही है, कब मिलता है और क्यों मिलता है, कौन कौन से इंश्योरेंस होते हैं, तो ज्यादा बताऊंगा नहीं इस बारे में, थोड़ा सा पढ़ेंगे बस। तो टाइप्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, कितने टाइप्स के हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं? पहला, इंडिविजुअल इंश्योरेंस। अगर आप चाहो तो केवल अपना इंश्योरेंस करवा सकते हो कि अगर आपको कोई बीमारी होती है, लाइफ इंश्योरेंस नहीं, अगर आपकी डेथ होती है तो आपको फैमिली को मिलेगा, नहीं, केवल चोट लगने पे या फिर हाथ पैर का फ्रैक्चर पे तब आप इंश्योरेंस करवा सकते हो उस चीज का। अगला आता है ग्रुप इंश्योरेंस, यानी आप अपना और अपनी फैमिली का पूरे का इंश्योरेंस करवा सकते हो। ओवरसीज मतलब दादा दादी का भी इंश्योरेंस इंक्लूड हो जाता है इसके अंदर। अच्छा अगला चलते हैं हेल्थ प्लस मेडिकल एक्सपेंस। अब आप कई बार लोग इंश्योरेंस तो करवा लेते हैं खाली हेल्थ का, मेडिकल का रह देते हैं। भाई जो दवाइयां मुहैया होती है वो भी तो इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड कर सकती है। तो अगर आप मेडिकल का भी करवाते हो तो आपको दवाइयां भी मिलेगी और आपका इलाज भी चलेगा क्योंकि आपने हेल्थ और मेडिकल दोनों करवाया है, ठीक है? इसके बाद अगला होता है ग्रुप प्लस हेल्थ प्लस मेडिकल एक्सपेंस इंश्योरेंस, यानी कि आप यहाँ पे ये फुल फ्लेज होता है कि आप अपनी फैमिली का, अपना हेल्थ भी मेडिकल भी दोनों तरह के आपने इंश्योरेंस करवा लिए। समझ में? ये वाइड कवर एरिया वाला होता है, इसका एरिया थोड़ा स्मॉल होता है। तो इस तरीके से इंश्योरेंस के टाइप्स हैं। उसके बाद दो तरह के इंश्योरेंस होते हैं, एक होता है स्टैंडर्ड इंश्योरेंस और दूसरा होता है यूनिवर्सल इंश्योरेंस। स्टैंडर्ड इंश्योरेंस में क्या होता है, अगर आपको या फिर आपकी फैमिली को किसी को चोट लगती है तो फिर उसका इलाज करवाया जाएगा एक हॉस्पिटल में, और जो हॉस्पिटल है वो गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट कोई से भी हो सकता है इमरजेंसी के हिसाब से, ठीक है? और आपको एक बेड दिया जाएगा, अगर आपको कोई मतलब ऑपरेशन करवाना है उस टाइम पे आपको एक रूम मिलेगा, इस तरीके से आपको फैसिलिटी दी जाएंगी, ये सब चीजें। और अगला आता है यूनिवर्सल इंश्योरेंस मतलब हेल्थ इंश्योरेंस। तो अगर आप यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हो तो फिर आपके हिसाब से प्रीमियम अमाउंट जो काटा जाएगा वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा होगा स्टैंडर्ड उसके हिसाब से,
ठीक है। और इसके अंदर आपको जो फैसिलिटी होती है ना, जैसे खाने पीने का जो खर्चा होता है, जैसे अगर आपका ऑपरेशन चल रहा है तो उस टाइम पे जितना भी हॉस्पिटल का खाने का खर्चा होगा 2-3 टाइम का, तो वो हॉस्पिटल के हिसाब से हेल्थ कंपनी बियर करेगी। समझ में? जैसे किसी का फ्रैक्चर वैक्चर हो गया हाथ में पैर में कहीं पे भी, तो उस टाइम पे जो पनीर वनीर का खर्चा होगा या फिर खाने पीने का खर्चा होगा, जो भी होगा वो सारा कौन बियर करेगा? कंपनी बियर करेगी। तो इस तरीके से आपके पास इंश्योरेंस है। इसके अलावा अगर आप पढ़ना चाहते हो कि कितना क्लेम मिलेगा, कितना अमाउंट होता है, कितना प्रीमियम देना पड़ता है, उसके लिए भाई आप बुक को प्रेफर करना। उसके अंदर बहुत सारा दे रखा है हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में, मैं सब चीज से नहीं समझा पाऊंगा, गला खराब हो गया धीरे धीरे। लास्ट चालू करते हैं मिसलेनियस इंश्योरेंस। छोटे मोटे जो इंश्योरेंस बाकी बच जाते हैं उन्हें बोलते हैं मिसलेनियस इंश्योरेंस, जिसमें छोटी छोटी चीजें आती हैं। जैसे अगर आप इंश्योरेंस करवाना चाहते हो पर्सनल एक्सीडेंट की, अगर मेरे को एक एक्सीडेंट हो जाए मेरा, तो उस टाइम पे इंश्योरेंस का क्लेम मिल जाए, तो उसका इंश्योरेंस होता है। एक होता है फेडिलिटी इंश्योरेंस। फेडिलिटी इंश्योरेंस क्या होता है? फ्रॉड का, अगर आपके साथ कोई फ्रॉड होता है या फिर रॉबरी होती है, उस टाइम पे आपको क्लेम प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद होता है बर्गलरी, यानी कि चोरी वोरी का, जो कि सुनार बिनार करवाते हैं, समझ में? जिसकी दुकान होती है ना एप्पल आईफोन बेचने की, ये लोग करवाते हैं। उसके बाद क्रेडिट इंश्योरेंस होता है। क्रेडिट इंश्योरेंस आपने किसी को पैसा दे रखा है और आपको लगता है वो बंदा पैसा चुकाएगा नहीं, मतलब पैसा डूब जाएगा, तो बैड डेट से बचने के लिए अगर आप इंश्योरेंस करवाते हो तो क्रेडिट इंश्योरेंस। उसके बाद होता है वर्कमैन कंपनसेशन इंश्योरेंस। आपके पास जो वर्कर काम कर रहे हैं उनकी चोट वोट से बचने के लिए आप इंश्योरेंस करवाते हो तो वर्कमैन कंपनसेशन इंश्योरेंस हो जाता है उसके लिए। ट्रैवलिंग एक्सपेंस, अगर आप ट्रैवलिंग करते हो, जैसे आजकल दुनिया बहुत ज्यादा चल रही है, ब्लॉग्स बना रही है, तो उस टाइम पे अगर आप बाहर निकलते हो तो आपको किसी भी तरह का खतरा होता है ना भाई बाहर, क्योंकि आप अकेले निकल रहे हो, फैमिली के साथ निकल रहे हो, गाड़ी वाले का फ्रॉड, बाकी चीजों का फ्रॉड, तो ट्रैवलिंग के टाइम पे अगर आप इंश्योरेंस करवाते हो तो उसे बोलते हैं ट्रैवलिंग इंश्योरेंस। आसान है? हाँ जी, ट्रैवलिंग के लिए। उसके बाद होता है वेडिंग इंश्योरेंस, की शादी में जितना भी खर्चा हुआ है, जैसे होता नहीं है बड़े बड़े एक्टर करवाते हैं वेडिंग इंश्योरेंस, क्योंकि उनकी करोड़ों की शादी होती है, 50-60 करोड़ की, और वहां पे अगर कोई सी छोटी सी दिक्कत हो गई, यानी कि मान लो दूल्हा क्या दारू वारू पी के आ गया शादी के अंदर, ठीक है, तो अगर किसी भी तरीके का लॉस हो गया या फिर कोई दिक्कत हो गई तो शादी कैंसिल हो सकती है। तो उस टाइम पे जो हमने खर्चा किया 50-60 करोड़ रुपए का, वो सारा बर्बाद हो सकता है। तो इस वजह से वेडिंग में कोई दिक्कत ना हो, उससे बचने के लिए हम क्या करवा के चलते हैं? वेडिंग इंश्योरेंस। सिंपल था भाई। हाँ जी, तो यहाँ पे खत्म होता है मेरी तरफ से आपका पूरा चैप्टर। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके पक्का जाना। और आपने पहले किसे कर रखा है तो सच बता रहा हूँ सर, शरीर से, गर्दन से, दिल से, फेफड़ों से, गुर्दों से, कलेजे से, ये दुखा हुआ गर्दन है मेरी, इस गर्दन से भी आप सबको थैंक यू है, ठीक है। हाँ जी, और अगर आपने नहीं किया तो कर दो यार, चलो कोई दिक्कत नहीं यार, बाद में कर दियो, कोई आपत्ति नहीं आ रही है। हम भी यही हैं, आप भी यही हो, मिलते हैं आपके एग्जाम के बाद, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम अगले दिन, और टाटा बाय बाय। सेम टाइम सेम जगह, सेम टाइम सेम जगह, कल दिन।